हेलो एवरीवन, आई एम आकाश एंड आई वेलकम यू ऑल टू द एकाग्रता। तो जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, जो कि हमने डिफरेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हमने पढ़ा था। तो उसके अंदर जो हमने डिफरेंट पॉइंट्स पढ़े थे, जैसे कि एलिफेंटाइज साइज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और जैसे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आया था, और जैसे फ्लेक्सिबल गवर्नमेंट और फ्लेक्सिबल प्लस रिजिड फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे प्रोविजंस हैं, तो जैसे इंटीग्रेटेड जुडिशरी, ये सारे के सारे हम पॉइंट्स लेके चले हैं। ठीक है, तो जो पॉइंट्स लेके चले हैं हम, उस पॉइंट्स के अंदर बेसिकली जो हम देखेंगे कि स्टार्टिंग से लेकर आखिरी तक हम हर एक पॉइंट को अलग अलग लेक्चर में सेपरेटली कवर करते जाएंगे। उसमें से जो मैं आज एक बेसिकली लेके आया हूं, जो फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो पहला पार्ट है, वो है हमारा कि व्हाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द एलिफेंटाइज साइज, व्हाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो बेसिकली जो हम उसके पॉइंट्स हैं आज वो देख लेते हैं। तो ये जो मैं आज आपको दिखा रहा हूं, ये मेरी ही नोट्स हैं। तो कोशिश की है कि आपके लिए जितना इजी हो उसी के हिसाब से मैंने नोट्स बनाए हैं। तो जिस फॉर्मेट में मैंने नोट्स बनाए हैं उसी फॉर्मेट में आप एक बार इसको देख लेना, उसी फॉर्मेट में लिख लेना। बाकी मैं इसको टेलीग्राम चैनल में भी, जो आपने बोला था कि टेलीग्राम चैनल बनाने के लिए, उसमें भी प्रोवाइड करवा दूंगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको उसके लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हमारे व्हाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। ठीक है, ठीक है। तो फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो एज वी नो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1935 आया था, ठीक है, तो कुछ पार्ट्स हम देख लेते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की, उसके अंदर था क्या क्या। ठीक है, तो वो मैं सारे एक्सप्लेन चीजें नहीं कर पाऊंगा क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो था ही अकेला, जो 1935 था, वो बहुत बड़ा था। यानी कि ये अपने टाइम का, जो ब्रिटिश टाइम के जब टाइम था, जब ये आया था, ये उस टाइम का सबसे बड़ा एक तरह से एक्ट था। ठीक है, तो इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स थे। बेसिकली जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं वो आपको यहां पर बता देता हूं शॉर्ट में, क्योंकि बाकी जो जैसे जो मैं आपके लिए एक एक्ट की सीरीज लेके आ रखी है, जिसके अंदर हमने रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट और चार्टर एक्ट 1833 जो आने वाला है, ये सारे मैंने कवर करवा दिए हैं। इसी की लाइन वाइज में जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आएगा मैं उसको भी प्रोवाइड करवा दूंगा। तो बेसिकली जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, वो छोटा बहुत मैं इसमें बता देता हूं इसके अंदर था क्या। ठीक है, तो जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो पहला पॉइंट क्या था कि फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी कि यहां पर दो डिवीजन होने की बात करी थी, एक तो ब्रिटिश प्रोविंस की बात करी थी और एक प्रिंसली स्टेट्स की बात करी थी। ठीक है, प्रिंसली स्टेट्स वही थे, यानी कि जो देसी रियासतें थी, देसी रियासतें जो थी, यानी कि एग्जांपल के तौर पे हम मान सकते हैं कि जैसे निजाम कहां का, हैदराबाद का। ठीक है, जो वहां का नवाब था निजाम, तो वो उसके अंडर कंट्रोल में था। जैसे कोई अलग अलग जो एरियाज थे, तो कुछ ब्रिटिश प्रोविंस में आते थे और कुछ आते थे जो किंग्स थे। ठीक है, तो इसमें एक तरह से जो डिवीजन होने की जो बात करी थी, यहां पर जो फेडरेशन, यानी कि पावर फेडरेशन, फेडरल का मतलब क्या होता है पहले ये बताओ। फेडरल का मतलब होता है एक तरह सेंटर और स्टेट के बीच में पावर डिवीजन। तो यहां पर एक तरह से क्या था, उस वक्त सेंटर स्टेट ऐसा तो कुछ था नहीं, तो उस वक्त कहा था ब्रिटिश और प्रिंसली स्टेट के अंदर कहीं ना कहीं पावर डिवीजन। मगर जो प्रिंसली स्टेट थे ये नहीं चाहते थे। रीजन बताओ, रीजन क्या है जो प्रिंसली स्टेट क्यों नहीं चाहते थे? देखो सीधी सी बात, जब डेमोक्रेसी आएगी तो कहीं ना कहीं जो इनको पता था कि जब डेमोक्रेसी आएगी तो इनके कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी में इनके जो राइट्स हैं, इनके जो पावर है वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। ठीक है, पावर कम हो जाएगी। क्यों? तब डेमोक्रेसी जो सबको इक्वालिटी की बात करता है। ठीक है, वही चीज वो जो ये निजाम था, इसलिए कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में आपको याद भी आ रहा होगा कि निजाम ने बहुत टाइम लगाया, मतलब बड़ी मुश्किल से माने कि उसको कब्जाने में बड़ा हमें दिक्कत सामना करना पड़ा। ठीक है, तो वही चीज है। तो सेकंड अब बात कर लेते हैं हमारे इसके अंदर कनकरेंट लिस्ट, लाइक लिस्ट, जैसे एग्जांपल आ जाते हैं हमारी अभी तो हमें जैसे स्टेट लिस्ट है और यूनियन लिस्ट है, देन कनकरेंट लिस्ट है। ये जो तीन लिस्ट है ये कहां से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से ही लेके आई गई थी। ठीक है, क्योंकि उस वक्त
दिखा दिया था कि मतलब ऐसी लिस्ट होनी चाहिए। तीसरे की बात करें तो डार्की, DARCHY, डार्की यानी कि यहाँ पर कुछ रिजर्व्ड सब्जेक्ट थे, ठीक है, कुछ मतलब इंफीरियर सब्जेक्ट्स थे, ठीक है। रिजर्व सब्जेक्ट्स में इसके अंदर कौन आते थे, हमारे बेसिकली ब्रिटिश के जो इंपॉर्टेंट बंदे थे या जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स थे, ठीक है, वो आते थे। और इंफीरियर सब्जेक्ट्स याद है कि जो ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स नहीं थे वो कौन संभालते थे, हमारे इंडियंस थे। और इसके अंदर लेस देन 10 मेंबर्स होते थे, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें, मैं बाकी आपको इससे ज्यादा बताऊंगा नहीं, क्योंकि ये हम आगे कवर करने वाले हैं, हम वैसे भी इसको पढ़ने नहीं आए इस वाले पार्ट को। तो बात करते हैं हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हम बात करते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसमें ऑफिस ऑफ गवर्नर की बात करी गई थी। देखो बहुत बड़ा था, तो मैंने जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ना, जो एग्जाम की वजह से पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, तो वो चीज है। तो ऑफिस ऑफ गवर्नर की बात करी थी। इमरजेंसी प्रोविजंस, आपको पता ही है नेशनल इमरजेंसी जो थी, ठीक है, उसके बारे में बात करी गई है। पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि PSC, ठीक है, जो UPSC के पार्ट के अंदर आती है, पब्लिक सर्विस कमीशन की बात की गई थी, ठीक है। आ जाते हैं दूसरे पे। दूसरे में आ जाता है जैसे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। देखो ब्रिटिश ने राज किया हम पे, ठीक है। तो वही चीज है कि अभी जो हम देखते हैं पार्लियामेंट, संसद जो देखते हैं वो कहां से हमने ब्रिटिश से ऑप्ट किए, ठीक है। बायकैमरलिज्म, रूल ऑफ लॉ, सिंगल सिटीजनशिप। देखो अभी आपको पॉलिटी, अगर आपको पॉलिटी समझना है तो आपको कुछ वर्ड्स के जो मीनिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको समझना, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे व्हाट इज पार्लियामेंट, व्हाट इज फेडरल, व्हाट इज एग्जाम्पल के जैसे कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे व्हाट इज बायकैमरलिज्म। यहीं पर बात करें तो बायकैमरलिज्म किसे कहते हैं, रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या है। देखो इन सब के लिए एक अलग अलग टॉपिक्स हैं। फेडरल तो मैंने आपको करवा दिया पुराने लेक्चर्स में, ठीक है। सिंगल सिटीजन पूरा एक बड़ा सा एक अलग से ही पार्ट है सिटीजनशिप के ऊपर, ठीक है। तो हर एक चीज का मतलब आपको पता होना चाहिए, ठीक है, तभी आप पॉलिटी को समझ पाओगे और कर पाओगे। बट मतलब फेडरेशन, फेडरल स्ट्रक्चर, तो आप आंसर राइटिंग में उसी के हिसाब से उसको यूज कर पाओगे, ठीक है। तो अभी जितनी भी मैंने मैंने अपनी सीरीज में करवाई हैं स्टार्टिंग से, तो आपको देखो वो क्या है, एक तरह से मैं देखो स्टार्टिंग से ही मेजर से माइनर की तरफ मूव करता हूं, ठीक है। ये जो मैं अभी आपको करवा रहा हूं ये क्या है, मेजर पार्ट, ठीक है। अब ये इन डेप्थ नहीं है, मगर अभी जो मैं लेक्चर, ये जो मेजर पार्ट है, ये मेजर पार्ट 25 to 30 लेक्चर्स आएंगे मेरे, ठीक है। 35 भी हो सकते हैं, क्योंकि आपको पता है ये लेक्चर्स होता है कुल 10 से 5 मिनट्स, 10, 15, 5 इसी रेंज में आते हैं। मगर जब ये माइनस शुरू होगा, यहां पर आएगी हमारी M लक्ष्मीकांत, प्लस जितने भी अदर सोर्सेज होंगे वो सारे के सारे इसमें कवर होंगे, वो भी इसी के बाद आएगी। मगर इसका मतलब अगर कोई स्टार्टिंग से पॉलिटी को समझना चाहता है तो उनके लिए ये जो लेक्चर सीरीज है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको नहीं करोगे तो आप मेंस में आंसर राइटिंग नहीं लिख पाओगे, ठीक है। तो जो माइनर है ये वाला, माइनर में हमारी स्टार्टिंग कहां से होगी, जो हमारी प्रीएम्बल, ठीक है। और प्रीएम्बल की अलग से बहुत बड़ा प्रीएम्बल है, आपको लगता होगा M लक्ष्मीकांत में बहुत छोटा, ठीक है, मगर वो बहुत बड़ा टॉपिक है। वो अकेला ही सारी चीजें कवर करने, अगर चाहे तो वो अकेला ही कवर कर सकता है, ठीक है। तो आ जाते हैं हम अपने टॉपिक पे। तो यहां पर आ जाता है बायकैमरलिज्म। देखो पार्लियामेंट, देखो हमारा संसद, यह हमारा पार्लियामेंट बना किससे, पार्लियामेंट बना है हमारा 3 चीजों से, लोकसभा, राज्यसभा और ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है।
ऑफिस ऑफ, ये हमारे तीनों को मिला के बने हैं क्या, हमारा संसद, पार्लियामेंट बनी, ठीक है। बाइकैमरलिज्म किसे कहते हैं, जिस द्विसदनीय, बाइकैमरलिज्म द्विसदनीय यानी कि लोकसभा हो राज्यसभा हो, यानी कि इसको कहते हैं बाइकैमरलिज्म, ठीक है। स्टेट में क्या होगा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, इसको भी हम बाइकैमरलिज्म कहेंगे। और ये कहां से हमने ऑप्ट किया है, हमने क्या है हमारे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। सिंगल सिटीजनशिप यानी कि आपको पता ही है, अगर कोई बंदा यहाँ से इंडिया से ब्रिटेन चला गया या कहीं पर यूएसए चला गया तो, और उसने यहाँ की सिटीजनशिप ले ली, तो उसकी इंडिया की सिटीजनशिप उसको छोड़नी पड़ेगी, यानी कि उसको इंडिया की सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली चली जाएगी। ये सब हम डेप्थ में पढ़ेंगे, ठीक है। मूव करते हैं यहाँ पर यूएसए पे, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, आप सभी को पता है क्या होते हैं, और जुडिशियल रिव्यू, जो कि सुप्रीम कोर्ट को एक जुडिशियल रिव्यू देता है, और इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट, उसको हटाने की प्रक्रिया, और जो वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट है, वाइस प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है, तो वो भी कहां से है, हमारा किससे ली गई है, हमारा यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। रिमूवल ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट भी हमारा किससे लिया गया है, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, ठीक है। अब रहते हैं, मूव करते हैं नीचे पर, ठीक है। आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन, आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है हमारा, डीपीएसपी आ जाता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। देन मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, की इलेक्शन, जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन है वो कैसे होते हैं, वो हमारा कहां से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया। नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, जो राज्यसभा के मेंबर्स कैसे नॉमिनेट होते हैं वो भी कैसे, कहां से लिया गया है, कि क्या बोलते हैं, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। और यहां कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है हमारा, मैंने यहां लिख रखा फर्ज, FARJ, ठीक है, फर्ज। F से फेडरेशन, R से रेजिड्यूरी पावर, A से अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, J से एडवाइजरी जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो फेडरेशन आपको पता ही है वर्ड, फेडरल का मतलब डिवीजन ऑफ पावर, यानी कि फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। यहां पर आप सभी को पता है कि इंडिया के अंदर, ठीक है, स्टेट और जो सेंटर है उसके अंदर पावर किससे ज्यादा है, सेंटर के पास। इसलिए हमारा जो क्या है, हमारा जो क्या एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है हमारी, कॉन्स्टिट्यूशन वो क्या है हमारी, क्वासी फेडरल, ठीक है, क्वासी फेडरल है। तो आ जाते हैं हम, ये सारे हम देख लिए, सारे सारे कहां से लिए हमने, कैनेडियन से। आ जाता है ऑस्ट्रेलिया कॉन्स्टिट्यूशन से, जो हमारी 3 लिस्ट है, ऑस्ट्रेलिया से हमने 3 लिस्ट ली है। हमें आप पता ही होगा 3 लिस्ट कौन कौन सी है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। इसके अंदर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, इसमें थोड़े लेस इंपॉर्टेंट होते हैं, और इसके अंदर ये दोनों बना सकते हैं, ठीक है। लॉ बेसिकली सब्जेक्ट से मतलब है इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के लॉ होते हैं, जैसे एग्जांपल डिफेंस पे लॉ बना दिया, ठीक है, डिफेंस से रिलेटेड चीजें यहां पर होंगी, ठीक है। यहां पर क्या होगा, जैसे एजुकेशन से रिलेटेड आ गया, ठीक है। यहां पर क्या होगा, दोनों कैसे होंगे, जैसे फॉरेस्ट से रिलेटेड जो ये सारी चीजें यहां पर आ गई, ठीक है। तो ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई हुई है, तो आप इसको देख लेंगे। तो जॉइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, जैसे जॉइंट सिटिंग जैसे होती है, वो ऐसा होना कहां से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स कहां से लिया गया है, पार्ट 13 किसके, ऑस्ट्रेलिया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्ट 13 से, ठीक है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं, आ जाता है हमारा जर्मन के ऊपर, जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है, देखो जीएस, हम किसकी पढ़ाई कर रहे हैं, जीएस की पढ़ाई कर रहे हैं, तो मैंने उससे थोड़ा सा याद करने के लिए कर दिया है कि सस्पेंशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। अब देखो नीचे ऊपर क्या पढ़ा था, फंडामेंटल राइट्स के बारे में हमने कि फंडामेंटल राइट्स हमारे संविधान के अंदर होने चाहिए, ये कहां से देखा था हमने, ये देखा था हमारे यूएस से, मगर उसके ऊपर सस्पेंशन मतलब रुकावट, यानी कि फंडामेंटल राइट्स, यानी कि एग्जाम्पल के रूप में वायलेशन ऑफ फंडामेंटल, यानी कि जैसे फंडामेंटल राइट से भी ऊपर है कुछ, यानी कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने देखा था
रिफॉर्म एक्ट आया था, लैंड रिफॉर्म एक्ट। वो क्या है, एक तरह से मेरी लैंड है तो मेरा फंडामेंटल राइट है क्योंकि मेरी जमीन है, मगर ये कहीं अगर ऐसा होता तो रेलवे कहां से बनते, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलपमेंट होता। तो वही चीज है, इसके ऊपर रोक लगाने के लिए क्या एक तरह से लाया गया, सस्पेंशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग, या फिर अलग से फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसीज पे। इमरजेंसीज पे फंडामेंटल राइट से मतलब क्या है कि जो एक तरह से क्या है, स्टेट के पास सारी पावर कहां पर छीन ली जाएगी, किसके पास, सेंटर के पास। ठीक है, दूसरी यहां पर लोगों को क्या होगा, लोगों को बंद कर दिया जाएगा जाना, यानी कि बाहर निकलना बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि इमरजेंसी लगी है भाई यहां पर। अब तो भाई बाहर निकलना तो भाई सबका एक तरह से राइट है, ठीक है, वो चीज बाधित ना हो। ठीक है, तो एक तरह से इसके ऊपर सस्पेंशन भी लगाया गया, किसके ऊपर, हमारे फंडामेंटल राइट्स, जो कहां से लिया गया है, हमारा जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन से। समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ऐसे हम आगे चलते हैं, आ जाता है हमारा रशिया के ऊपर। रशिया से आ जाता है हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज आपको पता है यहां से ली गई है 4A। ठीक है, और 51 है, ये एक तरह से क्या है, हमारा अमेंडमेंट है, ये चेंज किया गया है, पहले से नहीं था, रशिया से लिया गया है। जस्टिस, यानी कि जो वर्ड जस्टिस है ये कहां से लिया गया है, हमारा रशिया से लिया गया है। सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल, आप थोड़ा ध्यान रखो, ये कहां पर मिलता है, हमें प्रियम्बल में देखने को मिलता है। तो ये कहां से ऑप्ट किया हमने, रशिया से। और कब क्या होगा, जब हमारा संविधान बन रहा होगा। ठीक है, कहां से लिया, रशिया से लिया। मूव करते नेक्स्ट पे, आ जाती है फ्रांस। ये रहा फ्रांस से। फ्रांस कहां से ले, रिपब्लिक, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, ये जो वर्ड्स हैं ये कहां से लिए गए हमने, ये हमने फ्रांस से लिए। देखो ये जो अलग अलग वर्ड्स हैं ना, सारे के सारे हम डिटेल में वीडियोस में देखेंगे हमारी आगे की, जब हम पढ़ेंगे प्रियम्बल। ठीक है, प्रियम्बल पढ़ेंगे तब एक एक वर्ड का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे हम। ठीक है, आ जाते हैं हम साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका क्या है, प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट, अमेंडमेंट का कैसा प्रोसीजर है वो चीज है। इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के मेंबर्स के इलेक्शन कैसा होता है, ये सारी चीजें हमने कहां से लिए, साउथ अफ्रीका। जापान से प्रोसीजर ऑफ मेकिंग ऑफ लॉ, हाउ टू मेक लॉ। ठीक है, ये कैसे लॉ बनता है, इसका प्रोसीजर कहां से देखा हमने, जापान से। ठीक है, कि ऐसा प्रोसीजर होना भी चाहिए। ये सारी चीजें क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है। ठीक है, ताकि एक तरह से वैधानिकता प्राप्त है इनको, ताकि कहीं पर भी आगे चल के किस सेंटर और स्टेट के बीच में लड़ाई ना हो कि भाई तू ये हिसाब क्यों, मतलब तुमने ये सब्जेक्ट्स अपने अंदर क्यों ले लिए, और ये सब्जेक्ट्स मेरे को ही क्यों दिए, छोटे सब्जेक्ट्स मेरे को ही क्यों दिए, या सेंटर के पास क्यों ज्यादा पावर। ये सारी पहले से ही किसके पास है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दी है कहीं ना कहीं सेंटर को। ठीक है, ये सारी चीजें करने के लिए। ठीक है, तो मूव करते हैं हम आगे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा और कर लेते हैं। तो ये जो बेसिकली क्या है, ये जो हमने पूरा पढ़ा है, ये A to Z, देखो ये पूरा जो हमने पढ़ा है, ठीक है, ये क्या है, एक तरह से ये कहीं ना कहीं जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसको बहुत ज्यादा बल्किएस्ट बनाता है। ठीक है, अब कुछ कुछ चीजें, सारी चीजें हमने बाहर से थोड़ी ली हैं, कुछ कुछ चीज हमारी अंदर की भी हैं, हमारे खुद के भी हैं। एग्जाम्पल के रूप में आ जाता है, एग्जाम्पल के रूप में आ जाता है हमारा, देखो मैंने पहले बताया था, पहला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्या 1935, दूसरा नेहरू रिपोर्ट, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा तो याद होगा 1928, देख लेना 1928 में जो नेहरू रिपोर्ट आई थी, 1928 जो नेहरू रिपोर्ट आई थी, उसके कुछ पॉइंट्स जो थे वो कहीं ना कहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर शामिल किए गए हैं। तीसरा जो डाइवर्सिटी है हमारे इंडिया की, ठीक है, डिफरेंट रिलीजन है, ठीक है, ज्योग्राफिकल कंडीशंस हैं, ठीक है, उसके बेसिस पे अलग अलग बनाएगी। इसकी वजह से भी जो लॉ का बल्किएस्ट होना शामिल, मतलब लॉ का बल्किएस्ट इससे भी, इसकी वजह से भी है, क्योंकि इसकी वजह से हमें आगे देखने को मिलता है कि अमेंडमेंट हुए। तो कहीं ना कहीं अमेंडमेंट क्या है,
मैंने आपको बताया था अमेंडमेंट एक तरह से क्या है, चेंज है। अमेंडमेंट क्या है, एक तरह से चेंज है किसके अंदर, हमारी ये इस कॉन्स्टिट्यूशन की बुक के अंदर, ठीक है, इस कॉन्स्टिट्यूशन की बुक के अंदर। यानी कि अमेंडमेंट क्या है, अगर कुछ भी इसके अंदर एडिशन किया या कुछ भी इसके अंदर से निकाला, वो क्या है हमारा, एक तरह से अमेंडमेंट किया, ठीक है, चेंज किया। यानी कि जो डाइवर्सिटी, यानी कि जो रिलीजन या जोग्राफिकल कंडीशंस के ऊपर जितने भी पॉइंट्स इसके अंदर डाले होंगे तो इसको बल्किश बना रहे, ठीक है, वही चीज है। तो एक तरह से इसने भी एक तरह से क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बल्किश बनाया। और फिर आ जाता है हमारा ये कुछ जैसे जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, पहले अलग अलग था, चलो मान सकते हैं, मगर अब एक तरह से जम्मू एंड कश्मीर के जो लॉ बने थे वो भी बल्किश बनाते थे। दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है, यहां पर जो सेंटर और स्टेट है, सेंटर और स्टेट के लिए यहां पर जो सिर्फ क्या है, वन कॉन्स्टिट्यूशन, एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, सेंट्रल स्टेट के लिए एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कहीं ना कहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को क्या बनाता है, बल्कियस बनाता है, बहुत ज्यादा एलिफेंटाइज साइज बनाता है उसका, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल के तौर पे, इसका एग्जाम्पल मैं देखूं, जैसे कि एग्जाम्पल बात कर लेते हैं हम यूएस से। यूएस से क्या है, यूएस से एक तरह से क्या है हमारा, एक उसकी कुछ फेडरल यूनिट्स हैं, जैसे जो एग्जाम्पल के तौर पे देखो, एग्जाम्पल देखो, ये है हमारा यूएसए, इसके अंदर क्या है हमारा, बहुत सारे क्या है, स्टेट्स हैं, ठीक है। तो इन हर एक स्टेट्स का अपना अपना अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। तो ओवरऑल माने तो ऐसे माने तो यूएसए का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, क्योंकि अगर इन सब स्टेट्स के एक तरह से मिला दिए गए, एक तरह से सबके कॉन्स्टिट्यूशन मिला दिए गए, तो इसका सबसे ज्यादा बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन माना जाएगा, ठीक है। मगर अगर सिंगल के रूप में माने, एज ए यूनिट के रूप में माने, तो क्या है हमारा इंडिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन। देखो ये मैं फालतू नहीं बोल रहा, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है और आती भी हैं एग्जाम में, ठीक है, तो इस पर ध्यान रखना जरूरी है। आ जाता है इन्फ्लुएंस ऑफ 1935, बता ही दिया। ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज एग्जाम्पल जैसे नेहरू रिपोर्ट, डाइवर्सिटी और सेंटर और स्टेट के बीच का जो एक तरह से वो होना, वो ठीक है, सेंटर के बीच में जो ना होकर सिंगल एक कॉन्स्टिट्यूशन होना, ये भी दर्शाता है कि उसके बल्किश होने का। आ जाते हैं थोड़ा नीचे, थोड़ा अभी थोड़ा क्रिटिसिज्म भी है इसके ऊपर, थोड़ा सा क्रिटिसिज्म देख लेते हैं। क्रिटिसिज्म क्या है, क्रिटिसिज्म क्या, पहला, नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, मेंबर्स आर नॉट इलेक्टेड बाय पीपल। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कोई एक अलग से बॉडी नहीं बनाई गई, कोई इलेक्टेड मेंबर्स नहीं था, सीधा चले आ गए, मतलब जो भी थे उसके लिए सीधी सी बात है, जिन्होंने आदेश आजाद करवाया उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की स्थापना करी, उसके लिए कोई भी एक तरह से रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ, इसलिए क्रिटिसिज्म दिया जाता है। दूसरा, टाइम कंज्यूमिंग बहुत था। एक तरफ जो यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन है वो 4 महीने के अंदर ही बन गया था, हमारे को लगे 2 साल 11 महीने 18 दिन, इट्स ह्यूज टाइम, ओके, ऑन एंड राउंड अबाउट 3 years, ठीक है, जो कि बहुत बड़ा टाइम था एज कंपेयर टू ये। तो ये भी एक तरह से इसका क्रिटिसिज्म बोला जा सकता है। नॉट अ सॉवरेन बॉडी, सॉवरेन बॉडी क्यों नहीं है, क्योंकि इट इज फाउंड बाय द ब्रिटिश प्रपोजल। ये जो असेंबली बनाई थी, ठीक है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, ये देखो ये अब प्रेजेंट की बात नहीं है, ये जब हमारा देश आजाद हुआ था अराउंड 1947, तभी हमारा उससे 1950 के अराउंड हमारा क्या बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन बना था। तो उसके अकॉर्डिंग ये बात कही गई है कि वो नॉट अ सॉवरेन बॉडी, क्यों नहीं है, फ्री बॉडी नहीं है, क्योंकि वो सब ब्रिटिश था हमारे उसमें, ठीक है। और आ जाता है हमारा, विस्काउंट साइमन ने कहा है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इज अ बॉडी ऑफ हिंदूज। आप सभी को पता होगा व्हाई दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इज अ बॉडी ऑफ हिंदू, क्योंकि उस वक्त जितने भी जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज के मेंबर थे, वो मैक्सिमम पॉपुलेशन किसकी थी, हिंदूज की थी। जितने भी बनाने वाले थे वो कौन थे, हिंदू। तो कहीं ना कहीं ये कहा जाता है जो हिंदूज थे, ठीक है, वो कहीं ना कहीं अपना फेवर
फेवर के लॉज बनाएंगे, ठीक है। ये नहीं कि मुस्लिम्स नहीं थे, मुस्लिम्स भी थे, ठीक है। तो मगर कहीं ना कहीं जो फेवर थे, ठीक है, वो किसके थे, हिंदूज के ज्यादा थे। तो कहीं ना कहीं जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो इसको बोला गया इज अ बॉडी ऑफ हिंदू। डोमिनेटेड बाय कांग्रेस, मेन इंपॉर्टेंट क्या है, डोमिनेटेड बाय कांग्रेस, बाय कांग्रेस। अब कांग्रेस चलती आ रही है, ठीक है, चलो कोई नहीं, बहुत अच्छे लीडर्स भी आए हो, मगर अभी तक स्टार्टिंग से लेकर अभी तक कोई चीज चलना, ये शायद कहीं ना कहीं वही ना, हम वही देखते हैं, राजा का बेटा राजा ही बनेगा, उसका बेटा राजा बनेगा, वही चीज है। तो ये चीज कहीं ना कहीं दिखाती है, क्रिटिसाइज करती है हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, और हमारे कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने ही जिनको बनाया कॉन्स्टिट्यूशन को, उसको, ठीक है। कुछ पॉइंट्स याद करने के लिए जैसे एग्जांपल के तौर पे बता दूं मैं, जैसे आइवर जेनिंग्स, जेई, ठीक है, ये वर्ड्स याद रखना। आइवर जेनिंग ने क्या कहा था कि ही सेड जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है हमारा, ही सेड कॉन्स्टिट्यूशन इज ए पैराडाइज ऑफ लॉयर्स। एक तरह से ये कहा गया कि जो लॉयर्स हैं एक तरह से उनका स्वर्ग है, ठीक है। कुछ कुछ पॉइंट्स हैं उन्होंने कहे हैं, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, तो ये देख लेना आप। तो बाकी जितना भी मैंने कोशिश की है आपको कवर करवाने की, सारा मैंने जो भी वाई एलिफेंटल साइज क्यों है और इतना बड़ा जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वो क्यों है इतना बड़ा, ठीक है, तो सारी कोशिश की है कि कवर करवा दूं मैं। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आएगी वो आएगी हमारी इंटीग्रेटेड जुडिशरी के ऊपर, तो इंटीग्रेटेड जुडिशरी के ऊपर, तो फिर तब तक के लिए जैसे क्या बोलते हैं इंटीग्रेटेड जुडिशरी के लिए आएगी। और अभी का लेक्चर जो हमारा है इसको यहीं पर खत्म करते हैं। और जैसे कि आपको मैंने बताया था कि टेलीग्राम चैनल मैंने दे दिया है, नीचे ये पूरी पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। आप इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, कमेंट सेक्शन इज फॉर यू, एंड आप वहां पर मेरे को मैसेज कर सकते हैं। कमेंट मैं कोशिश करूंगा कि सारे के सारे रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। और शेयर दिस वीडियो एंड मोटिवेट मी एंड योरसेल्फ टू एकाग्रता बढ़ाते रहें, कॉन्टिन्यूटी बनाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।